subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, I am going to take the class for the 20 questions. ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फिज़िक्स में क्लास 10 लेवल पे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पुटअप करता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 13 क्वेश्चंस हैं, कुछ फिजिक्स से क्वेश्चंस हैं और कुछ केमिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं। और क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चंस में सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पे चले। पहले वाले क्वेश्चंस में कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या क्या आर है ना, वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें आप सभी लोग जानते हो कि जो फोकस दूरी होती है वह आर बाई वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है, या वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f, इस तरह से होता है। तो इस कंडीशन में ये दोनों सूत्र है, ठीक है। यफ का मान निकालने के लिए कह रहा है तो यफ बराबर हो जाएगा आर कितना है 32 सेंटीमीटर बटे 2, इसका मान आएगा 16 सेंटीमीटर है ना। तो इस पहले वाले क्वेश्चंस का कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी यफ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो 32 वाले वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगा। कुछ इस वाले सूत्र से इसको लगाएंगे, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो दूसरा वाला क्वेश्चन है स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो ध्यान से समझिए कि स्वस्थ मनुष्य की जो आँख होती है उसकी जो दूरबिंदु यानी कि मैक्सिमम दूरी स्पष्ट तरीके से देख सकता है वह होता है सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा इसका, है ना। यानी पहले वाले क्वेश्चंस का राइट आंसर आपका 16 सेंटीमीटर होगा और दूसरे वाले क्वेश्चंस का राइट आंसर आपका 25 सेंटीमीटर होगा। कोई भी स्वस्थ मनुष्य है और उसकी आंख स्वस्थ है तो स्पष्ट तरीके से मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को देख सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। मतलब कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं आकाश में ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, और अगर आकाश को देखने का प्रयास करते हैं निर्वात से, जहाँ वायुमंडल से नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति वायुमंडल से अगर आसमान को देखता है तो आसमान जो होता है नीला दिखाई देता है। लेकिन वही क्वेश्चन बदल दे कि अंतरिक्ष के बाहर या निर्वात में अगर जा करके अगर आसमान को या आकाश को लोग देखे या बादल को देखे तो वह कंडीशन हमारा क्या होता है, वह काला नज़र आता है। आकाश काला नज़र आता है, नीला नहीं नज़र आता है, ठीक है। याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लघु परिपथ में धारा का मान जो होता है न्यूनतम होता है, ठीक है। लघु परिपथ में मतलब कम से कम होता है, कहने का मतलब, ठीक है। इसमें अगर एक लघु परिपथ में धारा का मान कम से कम होता है, इस तरीके से ये होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें बिजली का जो बल्ब होता है, बल्ब में तंतु लगी होती है। जो बल्ब अंदर की ओर शीशे के अंदर की ओर होती है तंतु जो मतलब सा तार होता है, वह तार छोड़ देने पर क्या होता है बल्ब नहीं जलता है। तो इस कंडीशन में जो तंतु होता है ना, वह तंतु बनी होती है टंगस्टन का, है ना। वह तंतु जो होती है टंगस्टन का होता है। और इसके अंदर ऑप्शन में नाइक्रोम भी आता है। तो जो नाइक्रोम होता है ना, वो नाइक्रोम हीटर के जो तार होते हैं, हीटर के जो तार होते हैं ना, हीटर का तार लपेट करके हीटर बनाई गई होती है, वह तार नाइक्रोम के होते हैं। वह अच्छी नाइक्रोम पर लगाते हैं। तो नाइक्रोम इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन, है ना। इस वाले का राइट आंसर होगा टंगस्टन का तार लगाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऑप्शन में दे देगा 0, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा आपका 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दे देगा अनंत,
तो इस पर अनंत पर ही मतलब क्लिक करेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना अनंत लेवल पे होती है, ठीक है। इसके बाद मानव नेत्र द्वारा अगला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है ना। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन के थ्रू दे देगा, कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो इन चारों ऑप्शन में आप रेटिना पर चेक करेंगे, आप आंसर को क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक का मतलब किस, ये जो तत्व दिए गया है, पी दिया हुआ है, ये होता है फास्फोरस, ये होता है लिथियम, ये होता है हीलियम और ये होता है सल्फर। सल्फर तो सीधी सी गैस है, हीलियम गैस है, लिथियम ये भी अक्रिय गैस है। यहाँ पर देखो आपका नहीं अस्थायी तत्व है। यहाँ पर जो फास्फोरस है ना, ये फास्फोरस धातु होता है, इसमें ये अधातु के रूप में आते हैं ये लोग, है ना। जो भी देखा जाए तो ये लोग अधातु होते हैं। जो फास्फोरस होता है वो मेटल के रूप में आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कौन सा तत्व धात्विक है, इन्हीं चार ऑप्शन में आपको फास्फोरस पर क्लिक करने हैं। यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम देखिए, यूरेनियम को धातु कहेगा, अधातु कहेगा, उपधातु कहेगा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व भी ऑप्शन में दे देगा। तो यूरेनियम जो होता है वो एक जटिल तत्व होता है, और जटिल तत्व हमेशा न्यूट्रॉनों की बमबारी करा करके वो उसको मतलब विखंडन या संलयन के थ्रू या जैसे भी हो उसको सेट किया जाता है। बड़ी वाली जो भी तत्व होती हैं यूरेनियम, तो यूरेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना। यूरेनियम जो होता है वह एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ऑप्शन रेडियो एक्टिव तत्व पर क्लिक करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने SO2 की जलीय विलयन, ठीक है, SO2 की जलीय विलयन क्या होता है। ऑप्शन में है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। इस तरह का ऑप्शन है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। तो इस पर अगर देखेंगे तो SO2 के जलीय विलयन से H ही मतलब इसके अंदर त्याग करता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन प्लस निकलता है वह हो जाता है अम्लीय। इसको लगाएंगे, अम्लीय पर क्लिक करेंगे इसको, ठीक है। ये SO2 के जलीय विलयन जो उत्पन्न होता है वह एसिड होता है। समझ में आ रहा है ना, एसिड होता है, ठीक है। यह अम्लीय निकलता है कौन सा, H2SO4 निकलता है, याद रखिएगा। इसको मिलाने से सल्फर डाइऑक्साइड को जलीय विलयन करते हैं तो इस कंडीशन में H2SO4 निकलता है, और जो कि H2SO4 जो होता है वो अम्लीय होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अम्लीय वाले पे क्लिक करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो क्षारीय मान एक होता है 7, है ना। अगर 7 से अधिक होता है, इससे ज़्यादा होता है तो क्षारीय। 7 से अगर ज़्यादा होता है, ग्रेट मतलब 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 से यदि कम होगा तो अम्लीय, याद रखेंगे। और यदि 7 होगा तो वह उदासीन माना जाता है। और जल का pH मान याद रखिएगा, जल का जो pH मान होता है वह 7 ही होता है। जल क्या होता है, उदासीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। जल अम्लीय भी नहीं होता है, क्षारीय भी नहीं होता है, उदासीन होता है। जल अशुद्ध होता है, अशुद्ध जल जो होता है इसकी कोई गंध, स्वाद, रंग कुछ नहीं होता है, इसलिए pH मान 7 होती है जल की। अब 7 से यदि अधिक है तो आप क्लिक करेंगे क्षारीय, यदि 7 से कम है तो क्लिक करेंगे अम्लीय। तो यहाँ पूछ रहा है क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है वो फाइनली लाल होता है। ऑप्शन के अंदर भूरा लाल भी अगर देता है तो उसको भी लगा सकते हैं। ऑप्शन अगर भूरा लाल देता है तो भी लगा देंगे, अदरवाइज लाल लेगा तो ठीक है, लाल भी होगा, है ना। यहाँ पर अगर किसी क्षारक के साथ हल्दी का रंग मिलाया जाता है तो वह लाल हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा ये भी, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस का ताप पर जल का जो आयनिक
आयनिक गुणनफल जो होता है वह 10⁻14 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 13 क्वेश्चंस जो हैं ये सभी के सभी एक एक नंबर की क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब फाइनली ये क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। यह भी 3 क्वेश्चंस बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, इसको बस समझ लेते हैं। हल्का सा क्वेश्चंस है, यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, जो इसकी फोकस दूरी है वह 15 सेंटीमीटर है के लिए उत्तल दर्पण का मतलब ये वाला दर्पण है ना, उत्तल दर्पण की कोई बिंब यानी कि कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर पर, तो इसकी जो u होगा ना -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका जो u होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा और जो f होगा वह 15 सेंटीमीटर होगा इस कंडीशन में। और इसका जो v है यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए v बराबर क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, ठीक है। अब v बराबर क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है तो फिर इसी पर हम हल करेंगे। दर्पण के लिए एक सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, या इस तरीके से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f का मतलब होगा 1/15 मान को रखेंगे इक्वल टू 1/v माइनस 1/10, माइनस इसलिए कि -10 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, या डायरेक्टली कर लेंगे, या ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15 और धन 1/10। इसका आंसर मतलब निकालेंगे, है ना। तो 15 और 10 का जो एलसीएम लेंगे तो 30 भी हो सकता है ना। 15 और 10 का एलसीएम 30 और 15 दूना 30 और धन 10 तिया 30 यानी कि 5/30 है ना। यह हो जाएगा 5/30, यह हो जाएगा 5 × 5, 5 × 30। इस तरीके से 1/v इक्वल टू आ रहा है 1/6। इस कंडीशन में इसका v का मान आ जाएगा -6 आएगा, ये आपका स्थिति हो जाएगी, है ना। यानी कि इसका v का मान 6 आएगा। और बात में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। 15 दूना 30, ये सही है। 1/6 ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस कांच के प्रिज्म द्वारा, है ना, कांच के प्रिज्म द्वारा इस चीज को देखते हैं। वर्ण विक्षेपण का स्पष्टीकरण, तो वर्ण विक्षेपण अगर हम देखेंगे तो एक इस तरह से प्रिज्म होता है। प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, शीशे का प्रिज्म होता है और प्रिज्म में 3 फलक, ये कुछ 3 फलक इस तरह से पीछे की ओर इस तरह से होते हैं, 3 फलक के रूप में स्ट्रोक बनाए जाते हैं। शीशे का प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म का जो एक लेयर होता है ना, वर्ण विक्षेपण ही समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोग लिख लीजिएगा समझ करके। जहाँ पर एक जो लेयर होता है, इसी लेयर पर हम श्वेत की प्रकाश जो होती है, मतलब इसको भेजते हैं पहली वाली लेयर पर, है ना। पहले लेयर पर ये श्वेत जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में चलती है और ये सीधी रेखा में जाने के बाद ये अंदर की ओर दूसरी वाली लेयर पर जा करके और तीसरी वाली लेयर पर मतलब निकलती है। तो श्वेत प्रकाश का यहाँ पर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। 3 बार रिफ्लेक्शन आती है, एक बार घुसा एंटर हुआ, फिर दूसरी वाली प्लेट से टकराती है और दूसरी वाली प्लेट से टकराने के बाद तीसरी वाली प्लेट से क्या होती है, ये प्रकाश विक्षेपित होकर के निकलती हैं। तो ये तो है सन वाली प्रकाश, यानी कि सूर्य वाली जो प्रकाश है वो प्रकाश का यहाँ पे प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ण विक्षेपण होता है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लगभग 7 कलर के रूप में विभाजित हो जाते हैं। 7 कलर के रूप में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ये 7 कलर के रूप में विभाजन ही वर्ण विक्षेपण यानी कि लाइट डिस्पर्सन कहलाता है ना। ये 7 रंगों में जो श्वेत प्रकाश होती है, वो 7 रंगों में जो विभाजन होता है वही हमारा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। और इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण कर देंगे, है ना। अब अगर 7 रंग की बात करेंगे तो नॉर्मल एक चीज़ होता है विबग्योर,
ठीक है, विबग्योर इस तरीके से होता है। ये देखिए VIBGYOR, तो ये हो गया VIBGYOR। जो R है ना ये रेड है, और रेड जो होता है इसकी वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, R की जो वेवलेंथ जो होता है वह ज़्यादा होता है, मतलब कि जो लाल होता है वो लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश में जो लाल का तरंग दैर्ध्य होता है ना वो ज़्यादा होता है। और नीचे जो है वी वायलेट होता है, और वायलेट क्या होता है, बैगनी होता है। वायलेट मतलब बैगनी, और जो बैगनी होता है ना इसका जो तरंग दैर्ध्य बिल्कुल ही कम होता है, वेवलेंथ इसका जो होता है बिल्कुल कम होता है। तो ये इस तरीके से विबग्योर के माध्यम से, इस तरीके से श्वेत का जो प्रकाश का होता है ना प्रिज्म से ये कलर चेंज हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार में विक्षेपित हो जाते हैं। और कौन कौन से कलर हैं याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पुटअप कर सकता है। वे 7 रंगों को बताइए, वो कौन कौन से रंग हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हिंदी में इसको भी याद कर सकते हैं, है ना। बैगनी, जामुनी, ब्लू मैंने नीला, ग्रीन मैंने हरा, है ना। वाई येलो, वाई मतलब नीला, ये पीला, ओ मतलब ऑरेंज मैंने नारंगी हो गया, रेड का मतलब लाल। तो इस तरीके से हम लाइट डिस्पर्सन को पढ़ सकते हैं। ये वर्ड विक्षेपण हो गया, कांच में प्रिज्म के द्वारा वर्ड विक्षेपण। इसके बाद अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सिंपल में बताएंगे, बहुत ही सरल में बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो है, उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये प्रकाश का परावर्तन का बहुत ही बेस्ट वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हैं बेस्ट तरीके से। फिलहाल हम हल्का सा इस पर डिस्कस कर दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक सिंपल मिरर होता है। मिरर, ऐसा मिरर पीछे की ओर कलई लगा रहता है एकदम, इसके पीछे क्या होता है, कलर लगा रहता है। और कोई प्रकाश इस पर आता है तो ये प्रकाश पीछे की ओर न जा करके यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये वाली जो प्रकाश होती है वो आपतन किरण होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वाली जो प्रकाश होती है आपतन किरण होती है। परावर्तन होने के बाद ये वाली कोण क्या, ये वाली जो रेखा होती है परावर्तन किरण हो जाती है। परावर्तन होने के बाद ये जो किरण होती है ना परावर्तित किरण हो जाती है। ये बीच में एक अविलंब होता है, इस चीज़ को याद रखिए, अविलंब। या ये इसी से हमारी दो नियम निकल जाते हैं, यानी कि ए से चला, फिर ओ से होती हुई बी पर जाया, और फिर यहाँ से यन। तो याद रखिएगा प्रकाश का जो परावर्तन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इसी तरह से होता है। ए से कोई भी किरण जाती है, ओ बिंदु तक टकरा करके वी बिंदु तक चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपतन किरण के साइड वाला यानी कि अविलंब जो है इन दोनों कोणों को बराबर भागों में डिवाइड कर जाता है। तो इधर की कोण होती है आई और इधर का कोण होता है आर। आपतन किरण के साइड वाले कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तन किरण के साइड वाले कोण को परावर्तित कोण बोलते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए इसके 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स ये होता है कि अविलंब, ये क्या बोलते हैं, आपतन किरण और अविलंब और परावर्तित किरण तीनों दर्पण के एक साइड होते हैं, बस यही पहला नियम हो गया। और इसका जो दूसरा नियम होता है वो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं, अर्थात इसकी ज्या यानी कि साइन आई बराबर होता है साइन आर। इस तरीके से साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। ये कांस्टेंट एक अपवर्तनांक होता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। तो ये 2 सूत्र होते हैं, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फिजिक्स से संबंधित, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो क्लास बहुत ही लंबी होती जा रही है। इसकी जो भी मतलब बची हुई क्वेश्चंस हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया एंड बायोलॉजी हो गया, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस होंगे इसकी अगली पार्ट्स 2 में लेकर के हम आएंगे। और इसमें अच्छे जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस की बेहतरीन तरीके से स्टडी हो रही है। आप काफ़ी संख्या में जुड़ो, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.